we have already seen how Gaussian elimination method work और हमने ये देखा है कि जो रो ऑपरेशंस हैं वो हम कैसे परफॉर्म करते हैं। इसी तरह बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन हम किस तरह से करते हैं और आंसर हम किस तरह से लेकर आते हैं। आज के लेक्चर में हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो Gaussian elimination method के एल्गोरिथम से स्टार्ट कर रहे हैं। We want to look at how we can program this method for any dimension of the given equations। कि हमारे पास let's say अगर 100 to thousands equations भी हमारे पास हों with the same number of unknowns, तो हम using our computing power हम इसको कैसे solve कर सकते हैं। तो we'll start from a generalized system of linear equation. So let's say we have the system of equation. यहाँ पे हमारे पास n रोज हैं और n ही हमारे पास अननोन है। अब अगर हम इसको लिखना चाहें लीनियर सिस्टम की फॉर्म में तो वो हमारे पास ऐसे होगा। अब यहाँ पे हमारे पास ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में हमने इसको लिखा हुआ है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो n कॉलम्स थे पहले हमारे पास, लेकिन अगर हम इसको जो बी मैट्रिक्स है इसको भी हम शामिल कर लें तो ये n+1 कॉलम्स हो जाएंगे। तो जब हम मैटलैब में या किसी और लैंग्वेज में इसको लिखना चाहेंगे तो मैट्रिक्स को वहाँ पे ऑगमेंट करना थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। मतलब ज़रूरत नहीं है हमें उस तरह करने की। हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली बी को एक एक्स्ट्रा कॉलम काउंट कर लेंगे। यानी पहले अगर हमारे पास n कॉलम्स थे तो हम कह देंगे हमारे पास n+1 कॉलम्स है और रोज हमारे पास जो है वो n रोज हैं यहाँ पे हमारे पास। अच्छा, अब हमारा प्रोसीजर यहाँ पे वही होगा कि हमने जो डायगोनल से नीचे वाले एलिमेंट्स हैं उन सबको हमने ज़ीरो करना है। तो ये सारे के सारे जो हमारे एलिमेंट्स हैं अनटिल फर्स्ट रो सेकंड रो, ये सारा का सारा हमारे पास ये ज़ीरो हो जाएंगे यहाँ तक। ठीक है, अब ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स आएंगे इसमें वो डायगोनल से नीचे होंगे और इस वजह से ये हमारे पास हमने इसको ज़ीरो करना है। ये फर्स्ट हमारा टास्क है गॉसियन एलिमिनेशन मेथड का। तो हमने यहाँ पे देखा था कि लास्ट लेक्चर में कि हम इसको किस तरीके से ज़ीरोस बनाते हैं। तो अगर हम रो ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म करना चाहें तो रो ऑपरेशन हमारे पास होगा A21 की जगह पे ज़ीरो बनाना हो तो वो होगा R2 माइनस A21 over A11 into R1 and the change will be in R2। तो हमने देखा था जिसके साथ हम चेंज लेकर आना चाह रहे हैं will never multiply with anything even the sign, कि हम किसी चीज़ से भी इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे और ना ही किसी साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। A11 से हमने डिवाइड इसलिए किया कि R11 में ऑलरेडी A11 मौजूद है, तो हमें कैंसिल आउट करने के लिए पहले A11 से डिवाइड कर दिया ताकि A11 इससे कैंसिल आउट हो जाए और उसके बाद A21 से R1 को मल्टीप्लाई किया। अब जब हम इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी ज़ीरो हो जाएगा। मैटलैब में हम जब लिखते हैं किसी भी मैट्रिक्स को तो वो हम ज़रा इस तरह से लिख सकते हैं। अगर फर्स्ट हमारे पास रो है तो ऐसे हो जाएगी A11, हम कॉमा भी डाल सकते हैं, स्पेस भी दे सकते हैं, A12 और इसी तरह हम ये लिखते चले जाएंगे और A1n और A1n+1। ये फर्स्ट रो लिखने के बाद हम इंटर भी प्रेस कर सकते हैं और सेमीकोलन भी दे सकते हैं। इसी तरह हम सेकंड रो लिखेंगे और ये हम लिखते चले जाएंगे और आखिरी जो हमारे पास एलिमेंट आएगा आखिरी रो का वो AN+1 होगा। ठीक है, जब ऑलरेडी मैट्रिक्स को हमने डिफाइन कर लिया तो इस मैट्रिक्स में अगर हमने फर्स्ट रो को कॉल करना हो तो उसको कॉल करने के लिए हम लिखेंगे फर्स्ट रो, और चूंकि हम तमाम एलिमेंट्स चाह रहे हैं रो के तो हम यहाँ पे कॉलन यूज़ करेंगे। अगर हमें किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को कॉल करना हो, जैसे फोर्थ रो में सेवन्थ एलिमेंट हो, लेट से अगर हमारे पास इस तरह का इतना बड़ा मैट्रिक्स मौजूद है
तो 4 to 7 लिखेंगे तो हमारे पास डायरेक्टली एक एलिमेंट आएगा, लेकिन इस केस के अंदर हमारे पास कंप्लीट रो आ जाएगी, फर्स्ट रो आ जाएगी। अब ये जो हमने फार्मूला यहाँ पे बनाया है, इसको अगर हम लिखना चाहें मैटलैब में, A2 माइनस A21 डिवाइड बाई A11 और यहाँ पे R1 आ गया, तो इसको हम A1 रो ले लेंगे यहाँ पे। अब ये सारा प्रोसीजर होगा, प्रोसीजर होने के बाद अपडेट क्या होगी, वो सेकंड रो अपडेट होनी है, इसलिए हम इस पूरे का जो आंसर आएगा इसको हम सेकंड रो में सेव कर लेते हैं। सिमिलरली हमें यही प्रोसीजर करना पड़ेगा थर्ड रो की तरफ, थर्ड रो के बाद nth रो तक हमने ये प्रोसीजर करना है। तो n हमारे पास यहाँ पे ये कॉमन आ रहा है nth रो में, ठीक है, यानी 1 2 3 अप टू कहाँ तक वैल्यू जा रही है, n तक वैल्यू जा रही है। ये 3 के लिए भी इस तरह आएगा। अब यहाँ पे देखेंगे आप, ये 2 से 3 हो गया, ये 2 से 3 हो गया, यहाँ पे 2 से 3 हो गया, लेकिन 1 सेम रहा यहाँ पे, क्योंकि फर्स्ट रो की बात हो रही है। ये भी 1 1 भी सेम रहा, क्योंकि 1 1 से A11 से डिवाइड किया हमने। इसी तरह यहाँ भी फर्स्ट रो को यूज़ करें चेंज लाने के लिए, तो यहाँ पे भी कोई तब्दीली नहीं आएगी। अब ये वाला जो प्रोसीजर हमें ये थर्ड रो में ज़ीरो कर देगा, हमने nth रो तक ज़ीरो करना है, तो इसका मतलब है कि हमें कहाँ तक चलना चाहिए, हमें मूव करना होगा nth रो तक। तो ये हमारे पास n तक ये हमने प्रोसेस चलाना है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको लूप के अंदर लिखना चाहूँ तो मुझे बताना पड़ेगा कि फॉर लेट्स I is from I is equal to 1 to n, और उसमें फिर मुझे ये बताना पड़ेगा कि ये जो पोजीशन है मेरे पास, लेट्स से इसको मैं इधर लिखता हूँ, यहाँ पे अब मैं E2 की जगह पे यहाँ पे लिखना पड़ेगा I, तो I और क्या हुआ कि अब देखें, अब ये जो लूप हमारा चलेगा, ये सेम कलर ले लेते हैं, लूप जो हमारा चलेगा वो I 1 से लेकर n तक चलेगा। जब ये 1 से लेकर n तक चलेगा तो यही वाला जो प्रोसीजर है ये सब के लिए फॉलो होगा। तो इसका मतलब है कि हर रो में पहले कॉलम में ये सारे के सारे हमारे पास जो एलिमेंट है वो ज़ीरो हो जाएंगे। ये पूरा फर्स्ट कॉलम जो है ये हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा। अब हमने जब सेकंड कॉलम में जाएंगे और उसके नीचे हमने यहाँ पे ये ज़ीरोस बनाने हैं सारे के सारे, इनको बनाने के लिए हमें R2 को यूज़ करना पड़ेगा। तो अब इसमें चेंज क्या आएगी, अगर मैंने यहाँ पे R2 में ज़ीरो करना है तो मैंने यूज़ क्या करनी है, सेकंड रो यूज़ करनी है। फॉर एग्जांपल मैं इस A22 को के ज़रिए यहाँ पे लिखा हुआ है लेट से A32 है, अब A32 को ज़ीरो करना है तो A32 R3 के अंदर मौजूद है। तो अब मेरे पास जो प्रोसीजर होगा वो ये होगा कि मैंने R2 को यूज़ करना है, सेकंड कॉलम में जब होते हैं तो R2 को यूज़ करते हैं, और ज़ीरो लेकर आना है R3 में, तो R3 में चेंज आ रही है। अब R2 जो है इसमें चूंकि A22 मौजूद है और मैंने यहाँ पे A32 लेकर आना है और A22 को ख़त्म करना है, तो A22 से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा और A32 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो A22 से कैंसिल हो जाएगा और R3 में भी A32 मौजूद है, यहाँ पे भी A32 ऑलरेडी आ गया, तो A32 माइनस A32 होके ये ज़ीरो हो जाएगा। अब इस प्रोसीजर में हम देखें तो तब्दीली क्या आई है, एक तो ये आया कि सेकंड रो यहाँ पे अपडेट नहीं हो रही। इसमें जब हम सेकंड कॉलम में चले गए हैं, हमने फर्स्ट वाले सारे ज़ीरो बना दिए, अब यहाँ पे जब हम आए हैं तो यहाँ पे सेकंड रो यूज़ हो रही है, तो सेकंड रो ज़ीरो नहीं होगी फिर। इसका मतलब है सेकंड रो यहाँ पे ये वाला जो हमारे पास पहले, अच्छा सॉरी यहाँ पे एक और भी हमसे मिस्टेक हो गई थी, ये 2 से चल रहा है ना हमारा लूप, देखें 1 तो है ही नहीं, तो ये 2 से लूप चल रहा है। अब अगला लूप जो है ना वो हमारा चलना चाहिए 3 से। अब इस सारे प्रोसीजर में अगर मैं इसको यहाँ पे कॉपी करूँ तो
ये मैं आपको समझाने के लिए बताता हूँ कि हमारे पास अब फ़र्क क्या आएगा यहाँ पे। तो फ़र्क हमारे पास एक तो आ रहा है, सबसे पहले A11 की जगह पे अब जो चीज़ अपडेट हो रही है वो A22 हो रही है, ठीक है। अच्छा, एक तो ये हमारे पास सारे का सारा फर्स्ट रो ख़त्म हो गया, और फर्स्ट रो ख़त्म होने के साथ अब यहाँ पे ये 1 की जगह पे जहाँ जहाँ 1 थे उनकी जगह पे अब हमारे पास 2 आ गया। तो अच्छा, ये 2 क्यों आया ये मैं आपको एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ कि 2 हमारे पास यहाँ पे किस वजह से आया। 2 इसलिए आया है कि हमने सेकंड रो का जो एलिमेंट, सेकंड रो को यूज़ करना है हमने ज़ीरो करने के लिए। इसका मतलब है R2 हमेशा यूज़ होगी सेकंड कॉलम में ज़ीरो बनाने के लिए। तो इस वजह से हर जगह हमारे पास इस पूरे में R2 ही आएगा। यहाँ पे भी R2 आएगा, इधर भी R2 आएगा, इधर भी R2 आएगा, और ये जो 1 था यहाँ पे भी 2 ही आएगा। तो अब जो हमारे पास प्रोसेस चलेगा वो 3, 4, 5 अप टू कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा, और ये सारे के सारे कॉलम्स जो हैं यहाँ पे हमारे पास इस तरह से ज़ीरो होते जाएंगे। तो अब फ़र्क क्या हुआ, हमें ये पता लगा कि ये जो लूप है हमारा, इस लूप में के ऊपर एक और लूप भी लगा हुआ है कि अगर हम सेकंड कॉलम में जा रहे हैं तो यहाँ पे हमने पहले यहाँ पे 1 था, देखिए ना, ये 1 था, अब इसके बाद हमने इसको 2 कर दिया, और हमने जब थर्ड कॉलम में ज़ीरो बनाना होगा यहाँ पे तो हमें 3 लेकर आना पड़ेगा, फोर्थ कॉलम में ज़ीरो बनाना होगा, फोर्थ लेकर आना पड़ेगा, और इसी तरह हमें ये n-1 कॉलम तक जाना होगा। टोटल n कॉलम्स है ना यहाँ पे, ये वाला ज़ीरोस तो हमने n-1 तक बनाने होते हैं ना, कि ये वाला जो प्रोसीजर है यहाँ पे जो आखिरी एलिमेंट होगा इसको ज़ीरो बनाना होगा, ये आखिरी को हम ज़ीरो नहीं बनाते, तो n-1 वाला जो है एलिमेंट उसको ज़ीरो बनाना होगा। तो हमारे पास जो अच्छा सॉरी, इसको ये सारे को हम कॉपी करते हैं, और यहाँ पे इसको हम अब पेस्ट कर दिया हमने। अच्छा, अब हमने नेस्टेड लूप यहाँ पे कैसे लग रही है, अब आपके समझने की बात है कि फॉर j इज इक्वल टू, अब हमने यूज़ तो फर्स्ट से किया ना हमने, कि हमने पहले उसमें 1 यूज़ किया था, ये देखिए 1 1 A11 और A11 में चेंज लिखा था, फर्स्ट रो को यूज़ किया था हमने। तो 1 से स्टार्ट हो रहा है ये लूप, और स्टार्ट होकर जा कहाँ तक रहा है, n-1 तक जा रहा है, और ये जो दूसरा लूप था इसका एंड ये हो गया। मैं ज़रा समझाने के लिए इसका एंड यहीं पे दे देते हैं ताकि हमारी वो फॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन जो है ना अच्छी हो जाए। अब तब्दीली क्या आई कि यहाँ पे जहाँ पे 1 था वहाँ पे अब क्या आ जाएगा, j, ये तब्दील हो रहा होगा, ठीक है, ये भी j आ जाएगा हमारे पास। तो जब अब j इज इक्वल टू 1 लेंगे हम, तो ये पूरे j की जगह पे 1 1 आ जाएगा, और i मूव होगा फ्रॉम 2 to n तक, और लेकिन जब j इज इक्वल टू 2 लेंगे हम तो यहाँ पे 2 2 आ जाएगा, लेकिन i जो मूव हो रहा है वो मूव हो रहा है हमारे पास 2 to n तक, लेकिन अब हमें 2 तो चाहिए नहीं, हमें तो 3 से स्टार्ट करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पे कुछ तब्दीली लेकर आनी पड़ेगी। ये अब आपने गौर से देखना है कि तब्दीली क्या आ रही है। जब हम 1 लेते हैं तो ये 2 से स्टार्ट होता है, जब 2 लेते हैं तो 3 से स्टार्ट होता है, जब 3 लेते हैं तो 4 से स्टार्ट होता है, तो एक आगे से स्टार्ट हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम इसको j+1 कह देते हैं, j+1 से लेकर n तक, कि जब हम 1 लेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, जब 2 लेंगे तो 3 आएगा, 3 लेंगे तो 4 आएगा। तो आपकी देखिए पूरी लॉजिक ऑलरेडी बन चुकी है, और इस लॉजिक के ज़रिए हम पूरे के पूरे मैट्रिक्स में ज़ीरो बना सकते हैं। अब हमारे पास प्रॉब्लम ये आनी है कि हमने माइट भी ऐसा हो जाए कि हमारा जो पिवट एलिमेंट है, ये डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं इनको पिवट एलिमेंट कहते हैं, ये सारे के सारे पिवट एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अगर पिवट एलिमेंट में कोई एलिमेंट हमारा ज़ीरो हो जाता है तो हम आगे प्रोसीड नहीं कर सकते, हमें क्या करना पड़ता है कि हमें देखना पड़ता है कि किस कॉलम का पिवट एलिमेंट ज़ीरो हुआ है। अब अगर A22 की जगह पे ज़ीरो आ जाए तो हमें ये करना होगा कि इसके नीचे देखना होगा नॉन ज़ीरो एलिमेंट किस रो के अंदर मौजूद है।
जिस रो के अंदर वो नॉन ज़ीरो एलिमेंट मौजूद है तो हमें उस रो के साथ R2 को इंटरचेंज करना पड़ता है। तो ये भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आप ट्राई कीजिएगा कि हम कंडीशन कैसे बनाएं कि जब भी आप यहाँ पे प्रोसीड करने लगे, किसी भी उसको ज़ीरो बनाने लगे, ए जी जिसे आप डिवाइड कर रहे हैं ना, अगर ज़ीरो से यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा तो हमें प्रॉब्लम होगी। तो हमें ये देखना पड़ेगा सबसे पहले कि इफ़, यानी इससे पहले हमें एक कंडीशन लगानी पड़ेगी। इफ़ बल्कि यहाँ पे भी हम लगा सकते हैं, ये जो जगह है इधर अगर हम ऐड करें इफ़ ए जे 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 इज इक्वल टू 1 लिया ना हमने, अब 1 लिया, हम पहले 1 को चेक कर लेंगे, इज इक्वल टू 0। ये इफ जो मैटलैब है उसमें ये डबल इक्वल साइन यूज होता है इक्वल टू के लिए। अगर ये इक्वल टू 0 है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू लुक फॉर अ नॉन ज़ीरो रो। अब जिस रो के अंदर वो नॉन ज़ीरो एलिमेंट मौजूद होगा तो उस रो के साथ हमें फर्स्ट रो को इंटरचेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये हमारे पास 0 है तो इसके बाद हमने स्कैन करना है। अब यहाँ पे आपको इसके अंदर ये वाला जो काम है, मैं आपको एज अ होमवर्क आपको दे रहा हूँ, एक मैंने आपको पूरा बता दिया। यहाँ पे आपने देखना है कि अब आपको इसके अंदर एक और लूप लगाना पड़ेगा आपको। और लूप क्या करेगा, आप जेथ ये जो है ये कॉलम को यूज़ कर रहे हैं ना, हम क्या करते हैं, हम इस ये फर्स्ट ये जो है ये रो के लिए आता है, हम इस पे लूप लगा देंगे कि फॉर लेट से एम ले लूँ मैं, एम इज़ फ्रॉम 2 to n। अच्छा, अब ये यहाँ पे हम लगाएंगे इफ ए एम जे, ये तो हमारे पास ऑलरेडी आया हुआ है ना, और m कहाँ से चलेगा, m की वैल्यू चेंज होगी, पहले 2 लेगा, फिर 3 लेगा, फिर 4 लेगा, फिर n लेगा, अगर इट इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा, नॉट इक्वल टू का साइन शायद ये यूज़ होता है या कुछ और यूज़ होता है। ये टिल्डा एक आपके पास होता है जो कि टैब के ऊपर मौजूद होता है, टैब जो कैप्स लॉक होता है लेफ्ट साइड पे, उसके ऊपर टैब की होती है, एक बटन होता है, उसके ऊपर ये बटन होता है जो शिफ्ट से यूज़ हो रहा होता है, टिल्डा कहते हैं, नेगेशन के लिए यूज़ होता है ये। तो ये आपने देखना है कि अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है तो अब हमने क्या करना है, हमें एक नॉन ज़ीरो रो मिल गई है। कौन सी रो नॉन ज़ीरो है, mth रो जो है वो नॉन ज़ीरो। अब m के अंदर जो भी वैल्यू मौजूद होगी, तो अब क्या करना पड़ेगा, अब रो इंटरचेंज करना पड़ेगा हमें पहले जो A11 है, ए जे जे रो है, इसको सेव करना पड़ेगा किसी जगह पे, या अब आपने खुद देखना है, इसको सेव कर लें किसी जगह पे, और फिर क्या करें कि ए जे जे को ए जे जे की जगह हम कौन सी रो इसको दे रहे हैं, ए सॉरी, जब हमने ये रो ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये द कॉलन का साइन आ जाएगा, पूरी रो ले रहे हैं ना, और इसको कौन सी साइन कर रहे हैं, एम थ्रो इसको दे रहे हैं, एम थ्रो जे थ्रो की जगह पे आ जाएगी, और जे थ्रो अब तब्दील हो गई है। इस मौके पर यहाँ तक आपके पास एम थ्रो भी वही होगी और जे थ्रो भी एम बन चुकी होगी, लेकिन अब हमने क्या करना है, एम थ्रो जो है इसको हमने जे थ्रो देनी है। अब जे थ्रो अगर हम ये वाली दोबारा से लिख देंगे यहाँ पे, तो वो तो चेंज हुई भी थी, चेंज हो चुकी है, वो दोबारा फिर एम जे को मिल जाएगी। हमने ये नहीं करना, हमने यहाँ पे जिस वेरिएबल के अंदर ये जे थ्रो सेव की है वो वेरिएबल, उस वेरिएबल में रो जो पड़ी होगी वो पुरानी जे वाली होगी, वो हम दोबारा एम को असाइन कर देंगे। तो इस तरह से आपकी ये रो इंटरचेंज हो सकती है। तो ये आप ट्राई कीजिएगा, मैं इसमें जो एग्जैक्ट स्टेप्स है वो मैंने आपको जानबूझ के नहीं बताए हैं यहाँ पे, तो आप लोगों ने ये ट्राई करना है। इसके बाद हम आ जाते हैं, इस प्रोसीजर से ये होगा कि हमारा जो कंप्लीट डायगोनल से नीचे है वो 0 हो जाएगा, और मैट्रिक्स जो है हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो चुका होगा। अब हमने बैकवर्ड सब्सटीट्यूशन करनी है, तो बैकवर्ड सब्सटीट्यूशन करने के लिए क्या स्टेप्स है ये हम देखते हैं। जब हमारे पास डायगोनल एलिमेंट 0 हो चुके होंगे तो उसके बाद अगर हम अपने लीनियर सिस्टम को दोबारा से सिस्टम ऑफ इक्वेशन में कन्वर्ट करें तो वो कुछ ऐसी फॉर्मेशन बनेगी हमारे पास।
अब यहाँ पे हमारा टास्क ये होता है कि हमने सबसे पहले एक्स एन की वैल्यू फाइंड करनी होती है, कि एक्स एन की वैल्यू फाइंड करना सबसे ज़्यादा आसान होता है। ये ए एन एन को उधर जाके हम राइट साइड पे डिवाइड कर देते हैं। ये जिस तरीके से मैं जनरलाइज होकर कर रहा हूँ, इसका फ़ायदा हमें ये है कि हम इस तरीके से लॉजिक बना सकते हैं। आप लाख कोशिश कर लें, डायरेक्ट आप कहें कि मैं प्रोग्रामिंग करता हूँ और मैटलैब का प्रोग्रामिंग वाला पेज ओपन करके वहाँ पे स्टार्ट कर दें और सोचना शुरू कर दें, तो आपसे बहुत मुश्किल है कि ये प्रोग्राम बन सके। लेकिन अगर आप इसको जनरलाइज्ड करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो ऑटोमेटिकली आपके पास लूप्स निकलना शुरू हो जाते हैं। अब सबसे पहले हमने देखा कि एक्स एन की वैल्यू हमारे पास हम इस तरीके से फाइंड करते हैं। अब ये जो इसका आंसर आएगा हमारे पास, इस आंसर को हमें इससे पिछली टैब में सब्सटीट्यूट करना होगा। अब इससे जो पिछली वाली होगी वो हमारे पास किस तरह की होगी, वो होगी लेट से, अच्छा मैं इसको मज़ीद आसान करता हूँ। अभी ये एन एन की वैल्यू ना हम बाद में लेकर आते हैं। हम ये देखते हैं कि लेट से अगर हमारे पास 4x4 का मैट्रिक्स है तो उसमें हमारे पास आएगा A11 और ये कोफिशिएंट होगा और x1 प्लस A12 x2। ये हमारे पास फॉर्मेशन बनेगी जब ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को हम दोबारा से इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इसमें ज़रा समझना थोड़ा हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो x4 की जब हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा B4। अच्छा यहाँ पे B4 की जगह पे हमें दोबारा वो लिखना पड़ेगा, मैं इसको चेंज कर देता हूँ। तो A15, A25, A35 एंड A45 ये हमने मैट्रिक्स में भी इसी तरह वैल्यू ली हुई थी। तो अब ये फॉर्मेशन जो हमारे पास बनेगी वो बनेगी A45 ये और डिवाइड हो जाएगा A44 से। अब ये इक्वेशन हमने सब्स्टिट्यूट करनी होगी थर्ड के अंदर। अब थर्ड के अंदर जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एक तो हमें x4 की जगह पे पहले तो A35 हमारे पास यहाँ पे मौजूद है ऑलरेडी, ठीक है। फिर हमें माइनस क्या करना पड़ेगा A34 और A34 में हमारे पास ये x4 की वैल्यू भी हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी, ये जिस फॉर्म के अंदर भी मौजूद होगी। ये मैं एज इट इज़ लिख दिया x4 को ना, और माइनस करने के बाद फिर हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा A33 से, ठीक है। अब जो भी चीज़ यहाँ पे हो रही है ये राइट साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट हो रही है। तो इस केस के अंदर हमारे पास ये सिर्फ एक ही एलिमेंट था, लेकिन जब हम इस रो में जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास दो आ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास x3 और x4 की दोनों वैल्यू हमारे पास मौजूद हैं। तो इन वैल्यूज़ को हमें x2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए चाहिए होगा। तो एक तो हमारे पास A25 होगा यहाँ पे, और फिर जो माइनस होना है हमारे पास, मैं इसको इकट्ठा करके लिखता हूँ क्योंकि मैंने बाद में इसको समेशन की फॉर्म में लिखना है। तो ये मेरे पास बनेगा A23 x3। अच्छा यहाँ पे जो ये मैंने थोड़ी गलती कर दी है, ये A35 तो नहीं आना था, यहाँ पे क्या आना था, ये A34 आना था, ठीक है। A23 x3। अब ये देखें ये 3 था तो ये 2 हो गया, ये 4 था तो 3 हो गया, ये 4 था तो ये 3 हो गया। ये चीज़ें ना नोट करने वाली हैं, हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगी ये हमें लूप्स में कन्वर्ट करने के लिए। इसके बाद और क्या आ रहा है A24 x4। अच्छा अब यहाँ पे नोट करने वाली क्या बात है, 2 कॉमन है। अगर यहाँ पे x2 है तो ये 2 चेंज नहीं हुआ, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। और यहाँ पे जब x3 था तो यहाँ पे भी 3 था, लेकिन ये एक ही दफ़ा आया है, और यहाँ पे 0 टाइम्स आया है, यानी माइनस जो है वो कुछ भी नहीं हुआ, 0 माइनस हुआ है। अच्छा अब ये जो है इसको डिवाइड किससे करना होगा, सेकंड रो वाला जो है इसको ये A22 से डिवाइड करना है हमने, ठीक है। अब सिमिलरली x1 की हम बात करते हैं, तो x11 में हमारे पास A15 आ गया, और माइनस अब क्या होगा इसमें, ये सारे का सारा जो हमारे पास है, ठीक है। ये माइनस करना है हमने उस तरफ लेकर जाके, फिर A11 से डिवाइड करेंगे हम। तो जो माइनस करने वाला है हमारे पास, अब मैं यहाँ से देख के लिखूँ तो ये मैंने कम करना है, तो A12 x2
प्लस अब यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 है, तो यहाँ पे भी 1 आएगा। A13 x3 A14 x4। ये मैंने अपनी इस लॉजिक को यूज़ करके लिखा है, ऊपर से मैंने याद वाला नहीं लिखा, लेकिन ये है, ये एक यही आएगा। और डिवाइड कैसे कर रहे हैं, ये A33 से डिवाइड हो रहा है, ये A22 से, ये A11 से डिवाइड हो रहा है। अब यहाँ से हमें एक अंदाज़ा हो रहा है कि हमने करना क्या है। बेसिकली हमारे लूप्स तो एक तो चल रहे हैं उल्टे, एक पहला लूप चलेगा वो उल्टा चलेगा 4 3 2 1। अगर मैं एक लूप लेता हूँ 4 m is from 4 to 1। अच्छा, ये इसको हम लिखते हैं इक्वल टू लिखते हैं ना, m इज इक्वल टू 4 to 1 करता हूँ मैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले मुझे बताना पड़ेगा कि x m है हमारे पास, xm ये आपको एक वेक्टर लेना पड़ेगा, क्योंकि सारी की सारी सॉल्यूशंस जो हैं x1 x2 x3 x4 ये सारे सॉल्यूशंस है, तो ये आपको एक वेक्टर्स ले लें कि x इज अ वेक्टर ऑफ जीरोस, जीरोस का है। और कितने जीरोस हैं इसमें, आपने टोटल n रोज का मैट्रिक्स लिया हुआ है, समझ लें कि यहाँ पे हमारे पास टोटल n जीरोस होंगे इसमें, तो ये जीरो का ले लिया हमने। तो x m इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास जो डिवाइड हो रहा होगा हमेशा ये a डिवाइड जो हो रहा है, ये A44 से, अगर ये 4 है तो A44 से डिवाइड हो रहा है, 3 है तो A33 से, 2 है तो A22 से, तो ये बेसिकली डिवाइड हो रहा होगा हमेशा mm से, ठीक है। अच्छा, एक तो बात ये होगी। दूसरा क्या होगा कि हमारे पास अगर यहाँ पे x4 है तो यहाँ पे 4 5 आ रहा है, अगर 3 है तो 3 5 आ रहा है, 2 है तो 2 5 आ रहा है। अब 5 जो है ये हमारे पास फाइनल है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ a m n प्लस 1, ठीक है। m जो है ये मेरे पास चेंज हो रहा है। अच्छा, एक और भी बात है, क्योंकि बाज़ औक़ात ना हमारे पास m किसी और मकसद के लिए भी होता है, mn होते हैं ना, m रोज कहते हैं और n कॉलम्स होते हैं, तो ये वो वाला m नहीं है हमारे पास, ये अपने जहन में रखना है, ठीक है। यहाँ पे ये m जस्ट इंडेक्स के लिए यूज़ कर रहे हैं, इसकी जगह आप कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। आई हम ऊपर यूज़ कर चुके हैं तो इसलिए हम दोबारा यूज़ नहीं कर रहे थे, लेकिन वो लोकली यूज़ हुआ है, ग्लोबली यूज़ नहीं हुआ, तो आई दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। तो अगर आप कहेंगे तो मैं यहाँ पे आई भी यूज़ कर सकते हैं, आप लोग जैसे आपको आसानी हो समझने में। तो ये m आ गया हमारे पास और यहाँ पे n+1, ठीक है। n+1 हमेशा n+1 रहना था, इसलिए मैंने यहाँ पे n+1 लिख दिया, क्योंकि हमारे पास टोटल जो है n है हमारे पास मैट्रिक्स की रोज जो है और n ही कॉलम्स है। अब माइनस जो हमने करना है यहाँ पे अब थोड़ी सी बात समझने वाली है कि यहाँ पे अब क्या चीज़ चलेगी हमारे पास। यहाँ पे बेसिकली समेशन चल रही है, मैं इसको थोड़ा साइड पे लिखता हूँ। समेशन हमारे पास ऐसे चल रही है कि ये A1 to x2, तो मैं अगर यहाँ पे लिखूँ समेशन की फॉर्म में लिखने से पहले a m और जो सेकंड है हमारे पास 2 3 4, ये हमारे पास चेंज हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक और बात भी है कि देखें, अगर यहाँ पे x1 था तो ये 2 3 4 है, अगर x2 था तो ये 3 4 है, x3 था तो ये ओनली 4 है, जब x4 था यानी फाइनल स्टेज आ गई तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा। तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि ये एक तो ये है कि m से स्टार्ट हो रहा है और m के बाद यहाँ पे हमारे पास दूसरा जो है वो हम ले लेते हैं k ले लेते हैं। k क्यों लेते हैं मैं आपको बताता हूँ अभी। और x के बाद भी यहाँ पे k आ गया। अब k की वैल्यू हम स्टार्ट करेंगे
अगर यहाँ पे 1 था तो ये 2 से स्टार्ट हुआ है, तो अगर यहाँ पे m होगा, मतलब तो ये m, अगर यहाँ पे ये 1 की जगह पे m आ गया ना, क्योंकि हमने इसका इंडेक्स m लिया हुआ है यहाँ पे, ये देखो सारा ये m इंडेक्स लिया हुआ है, तो अगर ये m है तो यहाँ पे m+1 की वैल्यू आएगी हमारे पास। ठीक है, और ये हमारे पास पहला जो है वो तो वही रहना है। ठीक है, ये m है तो ये m है, और यहाँ पे जो आगे वैल्यूज आनी है वो m+1 से आनी है हमारे पास। तो ये जी हमारे पास बन गया m+1 से लेकर ये जाएगा n तक। ठीक है, 2 3 4। तो ये जनरल देखें मैंने समेशन की फॉर्म में ये सब कुछ लिख दिया है, लेकिन ये हमें समेशन कैसे फाइंड करेंगे अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ये हम सोचने की बात है कि इसको हम किस तरीके से करते हैं। आपको अगर याद हो कि अगर मैंने 1 2 3 4 अप टू 10 तक डिजिट्स हैं, इनको ऐड करना हो तो हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं और वो में ना 0 उसको दे देते हैं वैल्यू। फिर हम क्या करेंगे, एक लूप लगाएंगे फॉर i फ्रॉम 1 टू, देखें अभी ये कहाँ तक 9 तक जाना पड़ता है या कहाँ तक जाना पड़ता है देखते हैं अभी। तो s इज इक्वल टू s प्लस आई करेंगे। तो जब पहला लूप चलेगा हमारे पास तो i की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। s में 0 ऑलरेडी पड़ा हुआ है, 0+1, अब s में 0 सेव हो गया, अब 1 आ गया यहाँ पे हमारे पास। दोबारा लूप चला, i की वैल्यू 2 आई और s के पास क्या था, अब 1 था, तो 1+2 3 हो गया और s में 3 सेव हो गया। फिर 3 में i की वैल्यू 3 हो गई, 3+3 6 हो गया, फिर i की वैल्यू 4 हो गई, 6+4 10 हो गया, और इस तरह एंड में जाते जाते हमारे पास हम इसको 10 तक लेकर जाएंगे ताकि हम ये आखिरी नंबर भी ऐड कर लें। तो ये सारे के सारे नंबर्स हमारे पास ऐड हो जाते हैं। यही लॉजिक जो है यहाँ पे हमने अप्लाई करनी है कि अब हम समेशन कैसे करेंगे। अब फर्स्ट जो स्टेज होगी हमारे पास, उसमें हमारे पास समेशन भी 0 होना है। ठीक है, समेशन कुछ में कुछ नहीं आना। उसकी वजह क्या होगी कि जब हमारे पास nth स्टेज होगी, ठीक है, ये अब 4 लिखा हुआ है ना हमारे पास, 4 की जगह पे, तो 4 तो हमने अपने हिसाब से लिखा हुआ था, ये जो अभी लॉजिक बना रहे हैं, लेकिन इन जनरल हमारे पास यहाँ पे क्या होना है, इन जनरल हमारे पास यहाँ पे होना है n से लेकर 1 तक आनी है चीज़ वापस। तो ठीक है, अगर यहाँ पे 4 होता तो यहाँ पे n+1 क्या होता, 5 होता, तो ये मैंने सही लिखा हुआ है। अब यहाँ पे जनरल जो मैथमेटिक्स की फॉर्म बन गई वो तो यही बन गई, k इज इक्वल टू m+1 टू n और a m के x के, ये फॉर्म बनेगी हमारे पास। अब हर स्टेज पे आपको समेशन करनी पड़ेगी। तो आपने ये देखना है कि 3 लूप्स हमारे पास चलेंगे। एक लूप m के लिए चलेगा और एक लूप n के लिए चलेगा, क्योंकि ये तो हमने फॉर m इज इक्वल टू n to 1 चल रहा है ना, तो m की वैल्यू वेरी कर रही है, लेकिन n की वैल्यू भी तो हमारे पास वेरी करनी है ना यहाँ पे। ठीक है, तो ये अब आपने देखना है कि हम इसको मज़ीद कंप्लीट कैसे करेंगे। ये मैंने आपको स्टार्टिंग बता दी है लॉजिक बनाने के लिए, लॉजिक मैंने कंप्लीट नहीं बनाई अभी तक। तो मुझे क्या चाहिए, इस चीज़ को आपने क्या करना है, अब आपका टास्क ये है कि आपने इस जनरलाइज्ड प्रॉब्लम के लिए, एक तो इफ एल्स की कंडीशन रह गई है, ये आपने सेटिंग करनी है सारी इसकी, और दूसरी जो है हमारे पास वो हमारा ये रह गया है बैकवर्ड सब्सटीट्यूशन का। ये मैंने तकरीबन आपको बता दिया है। आपने सिर्फ क्या करना है, इन लूप्स के अंदर एक और लूप ऐड करना है के वाला। ठीक है, और ये के का लूप क्या करेगा, ये सम किया करेगा। जैसे आई का लूप चलाए ना 1 से लेकर 10 तक, तो ये के का लूप चलना है अब हमारे पास m+1 से लेकर n तक। ये आपने ये ऐसे ही लूप बनाना होगा, m+1 से लेकर ये इक्वल साइन आ जाएगा और n तक ये आपने लूप चलाना होगा, और उसके अंदर आपने कोई एक रखना पड़ेगी, वैल्यू आपकी रखनी पड़ेगी। अब अगर आप ऐसे ही ले लेते हो, ऐसे ये बाहर डिफाइन करना पड़ेगा 0, अदरवाइज नीचे डिफाइन करेंगे तो हर दफ़ा 0 हो जाएगा बार बार। तो s इज इक्वल टू s प्लस ए एम के
मैं आपको बता ही रहा हूँ तकरीबन ना, लेकिन ये अब आपको इसको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ तक बेटा हमने ये देखा कि हम लॉजिक कैसे बनाते हैं, हम एब्स्ट्रैक्ट या कॉग्निटिव हमारा जो प्रोसेस होता है सोचने का, वो क्या होता है। और जब हम पेज पे इस तरह से ये काम कर रहे होते हैं तो ये इस तरह से लॉजिक बनाना आसान होता है। प्रोग्रामिंग के अंदर सबसे जो डिफ़िकल्ट पार्ट होता है वो यही होता है, लॉजिक बनाना। अब इससे हमें क्या फ़ायदा होगा कि हमारी एक लाइन की जो पूरे का पूरा प्रोग्राम होगा, एक लाइन का प्रोग्राम होगा और उसके अंदर वो सारा काम कर रहा होगा। एक लाइन देखो बेटा आपके पास आएगी, ये वाली जो मेन हमारे पास है, ये जो डबल लूप के साथ चल रही है, ये एक लाइन है हमारे पास। और उसके बाद एक जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो रो इंटरचेंज करने वाला हमने इसमें ऐड ऑन चाहिए हमें। और फिर एक लाइन का हमारे पास आएगा प्रोग्राम जिसमें बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करनी है। तो एक छोटा सा ये 3-4 लाइनों का प्रोग्राम होगा हमारे पास, जो कि किसी भी डायमेंशन की इक्वेशन आपके पास 100,000 बाई 100,000 की इक्वेशंस भी अगर आपके पास आ गई तो आपका जो सिस्टम है वो विद इन सेकेंड्स जो है आपको सॉल्व करके दे रहा होगा। तो इस लॉजिक का और इसका ये फ़ायदा है कि जो महीनों का बल्कि सालों का काम होता है वो सेकेंडों में हो रहा होता है। तो ये चीज़ देखो, इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये नॉलेज कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कितना ज़्यादा हमें इस पे ग्रिप होनी चाहिए और कितना हमें सीखना चाहिए। तो थोड़ा सा वक्त चाहिए, ज़्यादा इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आप थोड़ा अकेला बैठेंगे, अकेले बैठ के इसको करने की कोशिश करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली आपके लिए रास्ते खुलते चले जाएंगे। थैंक यू सो मच।